से और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास इन जस्ट 2 मिनट्स। 2:30 बजे का टाइम। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? अगर कल के टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी स्लाइड से कोई सवाल किसी स्टूडेंट का है, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन, ताकि जब तक हम स्लाइड्स के ऊपर मूव करेंगे तो और स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप चैट स्क्रीन के ऊपर प्लीज़ अपना क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, सो दैट आई विल ट्राई टू आंसर इट। कोई सवाल नहीं है किसी को भी बच्चों? नो क्वेश्चंस? आवाज आ रही है आप लोगों को? स्लाइड भी शो हो रही है? आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। बेटा, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है, जॉब इनलार्जमेंट बता दूं। ठीक है, जॉब इनलार्जमेंट के अंदर ऐसा होता है कि आप स्कोप ऑफ द जॉब को एक्सटेंड करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेम लेवल पे रहते हुए, जॉब की पोजीशन को हाई नहीं करते हैं, जॉब की पोजीशन को इंक्रीज नहीं करते हैं, सेम लेवल पे रहते हुए आप जॉब को, जॉब की जिम्मेदारियां, जॉब की ड्यूटीज को बढ़ा देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं। ठीक है, job enlargement involves combining various activities at the same level in the organization and adding them to the existing job। यानी आपकी जॉब पोजीशन जो है वो सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन द जॉब पोजीशन, बट उसी पोजीशन पे रहते हुए आपकी जिम्मेदारियां, आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया गया है। इज इट क्लियर? एक स्टूडेंट है ए बी, उनका नाम नहीं आ रहा है, तो मिस्टर ए बी ने ये क्वेश्चन किया था, मिस्टर या मिस ए बी ने, तो मैंने आपको ये जवाब दे दिया है। इज इट क्लियर टू यू? जॉब इनलार्जमेंट के आपकी पोजीशन इंक्रीज नहीं होती है, उसी पोजीशन पर रहते हुए आपकी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम जॉब इन्वॉल्वमेंट के अंदर। जॉब इन्वॉल्वमेंट के अंदर बेसिकली एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने काम से इतने ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि वो अपनी आपकी वर्थ को साबित करने के लिए उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें देयर इन्वॉल्वमेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट इज टू हाई, बिकॉज वो अपने आप को वैल्यूएबल एंड वर्दी साबित करने के लिए दे ट्राई गिविंग देयर बेस्ट। ठीक है जी, इसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द अदर स्लाइड, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के ऊपर बात करेंगे। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने कोई चीज अग्री की है और अग्री करने के बाद आप जो हैं उसे फुल तरीके से टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज आपने अग्री की है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इन दिस is the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goals and wishes to maintain membership in the organization। यानी वो इतना ज्यादा committed होता है कि वो organization छोड़ के जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, और जब जो भी चीजें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने अग्री की होती हैं, वो उसके साथ फुल तौर पे 100% कमिटेड रह करके उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करने की और हासिल करने की वो कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि एम्प्लॉय बे इंतहा कमिटेड होता है, दैट मीन्स वो बे इंतहा मोटिवेटेड है। तो जब वो मोटिवेटेड है, वो कमिटेड है, दैट सिंपली शोज कि वो बहुत ज्यादा, उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दैट इज टू हाई। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉय को एब्सेंट होने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा एब्सेंटिज्म और हमारा टर्नओवर रेशो दोनों जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है,
और बेसिकली जो हमारा आउटपुट होगा, आउटमोडेड मेजर्स जो होंगे वो जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का लेवल, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है हमारे जो आउटमोडेड मेजर्स होंगे दैट विल हैव एन इंक्रीज। फिर हम बात करते हैं, ये एक परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ये एक जनरल बिलीव है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय अपना पूरा इनपुट दे रहा है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी बदले में अपने एम्प्लॉयज की केयर करनी चाहिए, उनके वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए, इन फॉर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द पर्क्स, फैसिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और एनी बेनिफिट्स व्हिच हैज बीन प्रॉमिस्ड टू देम। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जब एम्प्लॉय अपना सब कुछ बेस्ट दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉय की तमाम तर जरूरियात का ख्याल रखें। रिप्रेजेंट्स अ कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय कमिटेड है उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को भी कमिटमेंट शो करनी चाहिए। देखिए, कमिटमेंट इज बिटवीन टू पार्टीज, तो दोनों पार्टीज को अपना 100% देना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग हाई लेवल ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लोअर टर्नओवर। जब जाहिर सी बात है मुझे हर चीज, तमाम तर फैसिलिटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे वादा किया था प्रोवाइड करने का, वो अपने तमाम तर वादों को पूरा कर रहे हैं। जबकि अगर मैं कोई अच्छा परफॉर्म भी कर रही हूँ, उस चीज को भी सराहा जा रहा है, उस चीज को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। नॉट ओनली कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस चीज को भी इवेल्युएट करके काउंट किया जा रहा है, उसके बरक्स मुझे रिवॉर्ड भी किया जा रहा है अकॉर्डिंगली। तो जाहिर सी बात है मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। जब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा तो मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने का कभी सोचूंगी भी नहीं। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाऊंगी तो टर्न ओवर रेशो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल रिड्यूस। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर आपके एंगेज एम्प्लॉय को एंगेज करना, एंगेज मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना ऑर्गेनाइजेशन की तमाम तर चीज़ों के अंदर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, करियर पोटेंशियल्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज को देखा गया है कि किस कंट्री का कितना ज़्यादा रोल रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट रेलिवेंट हियर, बट एक चीज़ है। तो लेट्स जस्ट स्किप दिस स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड्स एंड कंसिस्टेंसीज के अंदर, एटीट्यूड का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपका क्या बिहेवियर है, क्या आपका रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है किसी भी एक्शन के। ठीक है ना? और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, यानी आपने एक दिन परफॉर्मेंस दी है तो आप दूसरे दिन भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यू आर अ हार्ड वर्कर, यू आर अ गुड वर्कर, सो इट विल रिमेन, इट इज सपोज टू बी रिमेन दैट वे। ये नहीं है कि आप एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और दूसरे दिन आप इनकंसिस्टेंट या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर रिडक्शन आ जाएगा ड्यू टू एनी रीजन, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसी और अच्छी परफॉर्मेंस, यानी उम्दा कारकर्दगी की तरफ मूव करना। तो हम बात करते हैं कंसिस्टेंसीज अमंग देयर एटीट्यूड्स। जब दोनों एक दूसरे की पोटेंशियल्स को मीट कर रहे हैं तो क्या होता है कि कंसिस्टेंसी दोनों के एटीट्यूड के अंदर नजर आती है, एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। ठीक है, कंसिस्टेंसी बिटवीन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, जाहिर सी बात है अगेन ये भी वही वाली बात हो गई कि अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन यानी एम्प्लॉयर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों लोग एक दूसरे को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा है तो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन भी अपना बिहेवियर अच्छा रखती है। ठीक है, इफ एन इनकंसिस्टेंसी अराइजेस इंडिविजुअल्स, अब क्या होता है कभी कभी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है अब बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, बैलेंस आउट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स मतलब एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बिहेवियर को देखना चाहिए। ठीक है, अपने बिहेवियर को देख के उसे ऑल्टर करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, रैशनलाइज होना चाहिए। रैशनलाइज का मतलब है बहुत लॉजिकल होकर सोचना चाहिए कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझसे खुश नहीं है तो उसकी क्या वजूहात है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी आना इज नेचुरल, कोई अननेचुरल सी बात नहीं है, बट उस चीज को आप रैशनल होके, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल होके उसकी रीजन देखें कि वजह क्या है। ठीक है ना? और जब आपको वजह पता चल जाए तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी।
बेसिकली इस स्लाइड को करवाने से पहले आई वॉन्ट यू कॉग्निटिव का मतलब बेटा आप लोगों को कल भी मैंने बताया था एक स्लाइड के ऊपर, दैट इज आप जो हैं लॉजिकल होके सोचते हैं, आप जब अपना ब्रेन यूज करते हैं आप लॉजिकल या रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। डिसोनेंस थ्योरी बेसिकली ये एक फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जिसके अंदर एक बंदा कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ्स को होल्ड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर मैं एक एक्शन को बोलूंगी दिस एक्शन इज नॉट गुड, और दूसरी जगह पे मैं उस एक्शन ही के फेवर में होंगी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आई लाइक ईटिंग हॉट डॉग्स, ये मेरा एटीट्यूड है। बिहेवियर क्या हो गया, आई ऑफन ईट हॉट डॉग्स। और कॉग्निशन, मैं कॉग्निटिव यानी लॉजिक अब बनाऊंगी कि हॉट डॉग्स आर अनहेल्दी। ये तीनों चीजें एक दूसरे से टैली नहीं कर रही हैं। मेरे ही थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जो मेरा एटीट्यूड है वो मैं कह रही हूं आई लाइक ईटिंग हॉट डॉग्स, आई लाइक ईटिंग हॉट डॉग्स, ये मैं लाइक करती हूं, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूं, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रही हूं, आई ऑफन ईट हॉट डॉग्स, यानी मैं कभी कभार, हालांकि मैं पसंद करती हूँ लेकिन मैं कभी कभार हॉट डॉग्स खा लेती हूँ। तो अगर मैं पसंद करती हूँ तब तो मुझे रोजाना हॉट डॉग खाने चाहिए, ठीक है। और फिर आगे जाके मैं यही स्टेटमेंट दे रही हूँ कि हॉट डॉग्स आर नॉट हेल्दी, इट्स अनहेल्दी। तो दैट मीन्स कि मेरा हॉट डॉग के बारे में 3 मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर एंड एटीट्यूड या परसेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कॉग्निटिव लॉजिक के अंदर डिसोनेंस का मतलब है फ्लक्चुएशन, देयर इज डिफरेंस। Any incompatibility or inconsistency between attitudes or between behavior and attitudes, any form of inconsistency is uncomfortable and individuals will try to reduce the dissonance. Dissonance का मतलब है fluctuation. तो अगर मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में और मेरे बिलीफ के अंदर कोई फ्लक्चुएशन है तो इंडिविजुअल्स को चाहिए कि इस फ्लक्चुएशन को सॉर्ट आउट करके एक राय कायम रखें और उसी के ऊपर फोकस्ड रहें। अगर आपको हॉट डॉग पसंद है तो आपको ऑफन नहीं, आपको थ्राइस इन अ वीक हॉट डॉग्स कंज्यूम करने चाहिए, और फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि हॉट डॉग्स आर हेल्दी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यू लाइक द हॉट डॉग्स एंड देन यू से दैट यू ऑफन, मतलब कभी कभार मैं खा लेती हूँ, और फिर मैं अगला तीसरा स्टेटमेंट दे रही हूँ कि हॉट डॉग्स आर अनहेल्दी। तो देयर इज एक्चुअली फ्लक्चुएशन इन माय स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर to reduce the dissonance is influenced by, अब किस तरीके से हम इस dissonance को, dissonance means fluctuation को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये फैक्टर्स देखने चाहिए कि dissonance किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली कॉजिंग द dissonance. The degree to which an individual believe that the factors causing the dissonance are controllable. क्या जो फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं कि जिनकी वजह से डेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, क्या उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं या वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। रिवॉर्ड्स अवेलेबल टू कंपनसेट फॉर द डेजोनेंस, और फिर उस डेजोनेंस को, फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए वी कैन असाइन सम रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्या ये चीज तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर है? डेजोनेंस का मतलब है फ्लक्चुएशन, कॉग्निशन का मतलब है लॉजिक या रीजनिंग। आपके दिमाग की रीजनिंग के अंदर जब फ्लक्चुएशन आती है, एक ही चीज के बारे में आपकी मुख्तलिफ राय जब आ रही होती है, तो वी कॉल इट कॉग्निटिव डेजोनेंस थ्योरी। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? ऑलराइट, अब एटीट्यूड के सर्वे बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक टूल है। सर्वे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का टूल है, ठीक है।
तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम एम्प्लॉइज को देते हैं और उसके अंदर क्वेश्चंस गिवन होते हैं, एम्प्लॉइज को उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से डिजाइन कर रहे होते हैं कि हम उनसे आंसर्स ढूंढें कि हाउ दे फील अबाउट देयर जॉब, हाउ दे फील अबाउट देयर टीम, how they feel about their supervisor, and in the broader perspective how they feel about the organization they are working in. ठीक है, तो इस एटीट्यूड के सर्वे फॉर्म को फिल करा के हमें एम्प्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर उनका कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, कोई डेजोनेंस आ रहा है, वो कह रहे हैं हाँ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है बट हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहा या हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वट एवर द रीजन ऑफ द ग्रीवेंसेस, तो उस ग्रीवेंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. Provide management with feedback on employee perception of the organization and their jobs. अब ये हमें टॉप मैनेजमेंट को जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉय प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो जल्द अज जल्द वक्त रहते उन चेंजेस के ऊपर काम कर लें. कहीं ऐसा ना हो कि टू लेट हो जाए टू मेक एनी चेंजेस और ऑर्गेनाइजेशन से आधे एम्प्लॉयज छोड़ के जाने की बातें करें. ठीक है. सैंपल एम्प्लॉय सर्वे. To measure employees' attitude, some KFC and Long John Silver's restaurant ask employees to react to the statement such as. अब ये statement हमने फॉर्म की और KFC के और Long John Silver restaurant के कुछ employees को हमने ये questions पूछे. My restaurant is a great place to work. People on my team help out even if it is not their job. I'm told whether I'm doing good work or not. I understand the employee benefit that are available to me. अब क्या है कि इसके आगे वो yes no के ब्लैंक होंगे, अग्री डिसअग्री का ब्लैंक होगा और इस फॉर्म को तमाम तर एम्प्लॉइज जो हैं वो फिल करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाउ हैप्पी दे आर अबाउट देयर जॉब और हाउ डिससेटिस्फाइड दे आर अबाउट देयर जॉब. सो दिस विल हेल्प अस मेक चेंजेस इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजर्स की जब हम बात करते हैं, एटीट्यूड वार्न ऑफ पोटेंशियल बिहेवियर प्रॉब्लम्स. Managers should do things that generate the positive attitude and reduce absenteeism and turnover. Managers को हमेशा positive approach, positive attitude को boost करना चाहिए, promote करना चाहिए ताकि जो employees हैं वो absent नहीं हो, वो कहीं और job switch करने का सोचे ही नहीं. तो basically ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं इनको मैनेजर्स इजीली ओवरकम कर सकते हैं बाय हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, बाय प्रमोटिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड एट वर्क. एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज. मैनेजर्स शुड फोकस ऑन हेल्पिंग एम्प्लॉइज बिकम मोर प्रोडक्टिव टू इंक्रीज देयर जॉब सेटिस्फैक्शन. अब मैनेजर को करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को गाइड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प. ठीक है, ताकि वो अपना काम ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से करें और जब वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो दे विल इवेंचुअली बी मोर satisfied from their job. Employees will try to reduce dissonance unless manager identify the external source of dissonance. अगर internal dissonance होगा तब तो मैनेजर कंट्रोल कर लेगा, बट जब वो external source of dissonance होगा तो यहाँ पर मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होगा. मैनेजर खाली आइडेंटिफाई कर सकता है बट वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा सिचुएशन को. मैनेजर्स प्रोवाइड रिवॉर्ड कंपनसेटिंग फॉर दी डेजोनेंस. अब मैनेजर जो है वो डेजोनेंस को कंट्रोल करने के लिए रिवॉर्ड सेट करेगा ताकि जो डिससैटिस्फैक्टरी थिंग्स हैं वो सेटिस्फैक्शन के अंदर चेंज हो जाए. ठीक है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर एक वर्ड आता है पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का मतलब है ये यूनिक कॉम्बिनेशन होती है. हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो के कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इंसान के रिएक्शन और इंटरैक्शन विद द अदर्स. हाउ वन रिएक्ट्स टू अ सर्टेन सिचुएशन इन द एनवायरनमेंट और हाउ वन इंटरैक्ट्स विद द अदर इंडिविजुअल इन एन एनवायरनमेंट. ठीक है. दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल थॉट बिहेवियरल पैटर्न. ठीक है. फिर हम MBTI मायर्स बिग्स टाइप इंडिकेटर्स देखने जा रहे हैं कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, इंट्यूटिव, फीलिंग, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव या जजमेंटल लोग हैं. ठीक है. ये जो है बिग 5 Myers Briggs type indicators हैं. Type of indicators like these are the personality type. We often use the word this is an introvert person. Introvert person का मतलब होता है nobody who person who is not that expressive.
एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है दिस पर्सन इज वेरी फ्रेंडली एंड ही ट्राइज टू मिंगल्स अप विद एवरीवन वेरी वेल, और ये लोगों के साथ टीम के अंदर बहुत अच्छे से गेट अलोंग करता है, ठीक है। तो सेंसिंग एंड इंट्यूटिव, सेंसिंग का मतलब है आप अपने 6 सेंस यूज कर रहे हैं, और इंट्यूटिव का मतलब है 6 सेंस तो मतलब आप 5 सेंस होते हैं ना हमारे, स्मेल, टेस्ट, लिसनिंग, हियरिंग एंड देन टचिंग। तो ये हमारे 5 कुदरती तौर पे सेंसेस हैं। इनको यूज कर रहे हो या अपने 6 सेंस को यूज कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। 6 सेंस को हम कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है। तो आप सेंस कर रहे हो 5 सेंसेस यूज करके, या 6 सेंस के ऊपर जा रहे हो, इंट्यूशन के ऊपर जा रहे हो, अपनी छठी हिस्स। फिर हम बात करते हैं प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। आप इमोशनल होके फीलिंग्स के तहत अपने दिल की बात सुनते हुए डिसीजन ले रहे हो, या आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को यूज करते हुए दिमाग की बात पे डिसीजन ले रहे हो। डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब है जहां पर आपने कुछ चीजों को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद आपने उनको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद इंटरप्रेट किया है, ये परसेप्शन होता है, दैट इज योर थिंकिंग प्रोसेस। जजमेंटल का मतलब है यू आर जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन, आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं है और आपने इंफॉर्मेशन को पूरा तौर पे प्रोसेस किया है, विदाउट प्रोसेसिंग इट आप जजमेंटल होके आप फैसला कर रहे हैं। These are the personality traits, few known personality traits known as Myers-Briggs type indicators. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है? Is there any question till here from any student? अच्छा, ये उन्हीं की एग्जाम्पल्स हैं जिसको के हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस स्लाइड के ऊपर काफी एग्जांपल्स ऑलरेडी दी थी, दैट इज मोर देन एनफ, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल। इसको हम स्किप करते हैं। और अब आप ये देखें कि बिग 5 मॉडल के अंदर एक्स्ट्रोवर्जन का मतलब क्या है। एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन को द वर्ड एक्स्ट्रावर्जन भी कहा जा रहा होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत सोशल पर्सन होता है, सोशल पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव, हु हैज अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, लुकिंग एट थिंग्स। तो असर्टिव होता है, असर्टिव का मतलब है पॉजिटिविटी, और ये सोशलेबल होता है और ये हर से गेट अलोंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहां तक प्लीज इन वर्ड्स के अंदर अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को किसी भी वर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, ये वही ट्रेट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एक वर्ड को रीड करने के बाद है, तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन ऑन टू द चैट स्क्रीन एंड आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। दूसरा वर्ड है अग्रीबलनेस। अच्छा, अग्रीएबलनेस का मतलब होता है दैट यू आर agreeing with people, you are being the part of the member, आप गुड नेचर्ड हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं और आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने के बाद उनसे जहमत हैं, उनसे अग्री कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अग्री कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं, आप परसिस्टेंट हैं और आप जो काम भी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं, तो गलती के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे, ठीक है। आप डिपेंड कर रहे हैं अपनी लॉजिक्स पे, थिंकिंग प्रोसेस पे एंड योर ब्रेन के कॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप डेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। कोई सवाल अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट को इन 3 वर्ड्स को लेके है तो बता दो, मैं आगे के 2 वर्ड्स भी आपको क्लियर करने जा रही हूँ। चौथा वर्ड है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है, इमोशन का हम सबको पता है कि फीलिंग होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब है यू आर नॉट बीइंग कैरिड अवे, ठीक है। आप काम हैं, आप इंथुजियास्टिक हैं, आप जो है या तो सिक्योर होंगे या परेशान होंगे,
इनसिक्योर होंगे, या तो नर्वस होंगे या इनसिक्योर होंगे. सो दीज आर ऑल वर्ड्स ऑपोजिट हैं. तो आप इमोशनली स्टेबल कैसे हो सकते हैं? व्हेन यू आर काम एंड क्वाइट. आप दोनों चीजों का बैलेंस अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं. ना ही आप नर्वस हैं, ना ही आप इनसिक्योर हैं. रादर यू आर बीइंग सिक्योर एंड यू आर enthusiastic, यू आर काम. ठीक है. और का वर्ड यूज किया है कि सिक्योर का ऑपोजिट इनसिक्योर होता है और काम का ऑपोजिट नर्वस होता है. ठीक है. सो आपने इन दोनों सिचुएशंस के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है ताकि आप एक इमोशनल स्टेबल पर्सन हो. यू आर नॉट बीइंग कैरिड अवे विद द फीलिंग. ठीक है. जो काम कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल जज्बाती होके नहीं कर रहे हैं. फिर हम बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस. आप हर किस्म के एक्सपीरियंस को फेस करने के लिए तैयार हैं. ठीक है. इंटेलेक्चुअल हैं. यू वुड लाइक टू ट्राई थिंग्स आउट, यू वुड लाइक टू डू द एक्सपेरिमेंट्स. यहां तक किसी स्टूडेंट को इस स्लाइड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए. आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन. सब सो गए हो बेटा? आप लोग सब सो रहे हो? स्टूडेंट्स, आर यू ऑल स्लीपिंग? बच्चों, बच्चों, गुड. बट व्हाई आरंट यू गाइज रिप्लाइंग? ना कोई क्वेश्चन आ रहा है ना कुछ पूछ रहे हो. ठीक है, आसान है, बट कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना. कोई तो वर्ड पूछो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आगे पूछोगे ना तो मैं जवाब नहीं दूंगी आगे इन बातों का. ठीक है. लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कितना डेंस. ठीक है. कितना डेंस हैं आप अबाउट जो भी आप सोच रहे हैं. आपका इंटरनल कंट्रोल है, आपका एक्सटर्नल कंट्रोल है. तो हाउ डेंस इज द इंफॉर्मेशन, हाउ मच श्योर यू आर अबाउट जो है थिंग्स. लोकस का उर्दू के अंदर मीनिंग होता है, प्लीज इफ यू वुड लाइक टू नोट डाउन, के महल व वकूह. यानी कितना आपने सिचुएशन के हिसाब से जो है वो अपने आप को पोजीशन प्लेस के हिसाब से आपने, इंटरनल सिचुएशन है तो पर्सन का अपना बिलीव होगा दैट दे कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी. यानी यहां पर आपका क्या, योर कंट्रोल ऑफ योर, आपकी किस्मत किसके हाथ में है? लोग समझते हैं कि ये हमारे अपने हाथ में है एंड दे ट्राई टू कंट्रोल देयर लक. अपनी किस्मत खुद बनाने की कोशिश करते हैं, अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं. वेयर एज एक्सटर्नल लोकस के अंदर वो लोग आते हैं जो ये समझते हैं कि व्हाटएवर हैपेंस इन आवर विद अस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट ये किस्मत में था, नसीब में था. तो नसीब के फैक्टर को ये ज्यादा ब्लेम करते हैं या जिम्मेदार मानते हैं अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं. तो जो इंटरनल कंट्रोल के लोग होते हैं ना, इंटरनल लोकस वाले लोग, वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी नसीब तो खुद ही बनाएंगे, हमारे हाथ में हमारे नसीब है. बहुत से लोग ऐसी बिलीव कर रहे होते हैं कि भाई दुआ से भी तकदीर बदलती है, इंसान को खुद भी कुछ काम करना चाहिए. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पीपल हु फेल एंड दे नेवर गिव अप, बिकॉज वो कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में है, हमारी लाइफ का कंट्रोल जो है, वी आर द वंस हु मेक आवर लाइफ. बट कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं और वो चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं. वो कहते हैं कि जो कुछ भी है ये नसीब का लिखा, कोई भी चेंज नहीं कर सकता. नाउ वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. हम हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वाकई में कुछ चीजें किस्मत में और नसीब में होती हैं और कुछ चीजें में वाकई में इफ यू वर्क रियली हार्ड यू कैन सी द डिफरेंसेस. ठीक है. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मैच विलिनिज्म का. मैच एक स्मॉल वर्ड एब्रिविएशन कर दिया है. इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल इज pragmatic, maintain emotional distance and seek to gain manipulative power and can justify means. अब ये आइसोलेट रखने की कोशिश करता है, अपने आप को लोगों से इमोशनली फासले पे रखता है, हर किसी से अटैचमेंट करना पसंद नहीं कर रहे होते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मैचविलिनिज्म. ठीक है. मैचविलिनिज्म का मतलब है, और इसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने आगे लिख दिया है, मैच, दैट इज अ पर्सन हु मेंटेन्स इमोशनल डिस्टेंस. मतलब इतना ज्यादा किसी से भी अटैच नहीं होता, और अगर वो, क्योंकि उसको अटैचमेंट नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, तो वो अपना फायदा देखता है कि इस चीज में मुझे क्या फायदा होगा, और पावरफुल होने के लिए वो कुछ मैनिपुलेशंस भी कर रहा होता है.
ठीक है। अब यहां पर एक फैक्टर आ गया सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है रिकॉग्निशन। आप चाहते हैं कि लोग आपकी कारकर्दगी को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। पीपल से कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट में फलाना साहब हैं, दैट पर्सन इज अ वेरी गुड वर्कर, और अगर उनके हाथ में होगा दैट पर्सन विल हेल्प यू आउट। सो यू आर एक्चुअली लुकिंग अप फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम द पीपल एसोसिएटेड टू यू, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ एस्टीम कह रहे होते हैं। नाउ दो टाइप के लोग होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं, उनको अपनी सक्सेस के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा होता है, ठीक है। they are more satisfied at job, they are because they trust their own abilities and capabilities। तो उनको पता है कि उनकी जॉब की परफॉर्मेंस जो है they can do anything is achievable for them, ठीक है। ये ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, they are comfortable in taking challenges। ये चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं, कहते हैं अगर मैंने ये काम भी कर लिया, ये चैलेंजिंग तो है बट अगर मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया तो मैं ये चीज सीख जाऊंगा। तो ये न्यू चीजों को ट्राई करते हैं। कन्वेंशनल चीजों को, यानी लकीर के फकीर नहीं होते। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेसेस। ये क्या है, ये क्रिएटिव होने के लिए न्यू इनोवेटिव चीजें ट्राई करते हैं। सो न्यू इनोवेटिव चीजों के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो दे आर रेडी टू टेक रिस्क, दे लव टेकिंग चैलेंजेस। लोगों को यहां पर समझ आ गई है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हाई सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। बच्चों जवाब दो पहले मुझे चैट स्क्रीन के ऊपर, तो फिर मैं लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर जाऊं। यहां तक सबको क्लियर है सेल्फ एस्टीम क्या है और हाई सेल्फ एस्टीम के लोग क्या होते हैं? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? ठीक है, अब हम जाते हैं जो लोग लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, अब इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अब इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या है, ये एक्सटर्नल लोगों से डोमिनेट, इनको आराम से कोई भी डोमिनेट कर सकता है, इनको आराम से कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर ज्यादा, अपनी एबिलिटी के ऊपर तो इनको वैसे ही शक शुबा है, ठीक है। तो ये क्या, दूसरों की एबिलिटी के ऊपर ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। और ये लोग जो हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है जॉब के ऊपर। दे आर लेस सेटिस्फाइड ऑफ कोर्स बिकॉज इनको अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं, तो सेटिस्फैक्शन लेवल का तो फिर आने का सवाल ही नहीं होता ना, उठता ही नहीं है सवाल, ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं वो कॉन्फर्म का मतलब क्या होता है? कॉन्फर्म का मीनिंग प्लीज यहां पर अगर चाहो तो आप लिख लो। आई होप यू ऑल आर हैविंग, कॉन्फर्म का मीनिंग लिख लीजिए। कॉन्फर्म का मीनिंग है कंप्लाई विथ रूल्स, ठीक है। पॉइंट टू कंफर्म द हाई, यानी जो हाई सेल्फ एफिकेसी के लोग हैं, सेल्फ स्टीम के लोग हैं, जिनको अपनी एबिलिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, सेल्फ स्टीम के लोगों को, या सेल्फ एफिकेसी का भी मतलब यही होता है कि दीज आर द पीपल हु हैव ट्रस्ट ऑन देयर ओन। तो अब क्या है, जो लो सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं, ये लोग हाई सेल्फ स्टीम के लोगों की ही चीजों को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं के रूल्स, बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। दे कंप्लाई विद द पॉलिसीज, ठीक है। और पॉलिसीज कौन बना रहे हैं? हाई सेल्फ स्टीम के लोग बना रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? प्लीज चैट स्क्रीन पे पूछ लो कोई सवाल अगर किसी स्टूडेंट को है तो। कोई सवाल नहीं है, मैं आगे बढ़ रही हूं अगली स्लाइड पे। सेल्फ मॉनिटरिंग। अब हर इंडिविजुअल को अपने आप को खुद मॉनिटर करना होता है, अपने बिहेवियर्स को। हर इंडिविजुअल को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ज्यादा बेहतर पता है और उसको एडजस्ट करना होता है अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाई सेल्फ मॉनिटर लोग सेंसिटिव होते हैं, दे बिहेव डिफरेंट, उनका बिहेवियर के अंदर डिसोनेंस देखा जाता है, दे बिहेव डिफरेंटली
in different situation. ये can present contradictory public persona and private selves. These people actually when behave in front of public are entirely different people than what they are in real. ठीक है. लो सेल्फ मॉनिटर्स ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को कम मॉनिटर करते हैं और उनका पब्लिक एंड प्राइवेट एक होता है. ठीक है. they cannot pretend in front of the public. Whatever they are. ठीक है. So if it's a good thing they will say it's good. If it's bad they cannot pretend in order to make the public happy. Is it clear to every student? सबको क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़ रही हूं मैं. ठीक है. रिस्क टेकिंग. रिस्क का मतलब है आप कोई डिसीजन जो है उसके बारे में श्योर नहीं है. यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग बट स्टिल यू आर डूइंग समथिंग. ठीक है. ऐसा लाइफ के अंदर हम सब किसी ना किसी वक्त में देखें कभी भी हम एक हद तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो प्रिडिक्शन इज सपोज टू बी एक्यूरेट. देयर इज नो श्योरिटी अबाउट द रिजल्ट्स और आउटपुट्स. सो रिस्क तो हर काम के अंदर इन्वॉल्व होता है. हाई रिस्क टेकर्स आर लेस टाइम टेकर्स एंड रिक्वायर लेस इंफॉर्मेशन. ठीक है. जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भी खेल जाते हैं. वो उनको वो फॉरन फ्रीक्वेंटली डिसीजन मेकर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल काउंट माई सेल्फ एज अ हाई रिस्क पर्सन. आई एम अ हाई रिस्क टेकर. मुझे इतना टाइम नहीं लगता डिसीजन मेकिंग में एंड मेरा डिसीजन गलत हो या सही हो आई मेक इट एंड आई स्टिक टू इट. और अगर आगे जाके मेरा डिसीजन गलत साबित हो रहा था उसके अंदर मुझे कोई नदामत हासिल नहीं होती है. मैं कहती हूँ ठीक है इट्स अ लर्निंग फॉर मी एंड आई टुक द रिस्क एंड आई फेल्ड. दैट्स ओके. ठीक है. फेलिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो आई डोंट माइंड टेकिंग. ये नहीं है कि अगर मैं एक दफा फेल हो जाऊंगी तो मैं दूसरी दफा भी डरूंगी या मेरा करेज जो है या मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो शेक करेगा. नो इट्स नॉट लाइक दैट. जो लो रिस्क टेकर्स होते हैं वो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं. वो हर चीज को बड़ा इवेल्युएट करके टाइम ले करके डिसीजन कर रहे होते हैं. बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं. तो दे आर वेरी मच टाइम टेकिंग पीपल. ठीक है. और वो बड़ा एनालिटिकल टाइप के लोग होते हैं. हर काम हर चीज बोलेंगे, नापी तौली गुफ्तगू करेंगे. तो ऐसे लोग जो है ना वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू हैंडल होते हैं. आई डोंट लाइक सच पीपल. इतना सोच समझ के जिंदगी के छोटे छोटे फैसला करेंगे तो रिस्क कब लेंगे और क्या करेंगे. नो रिस्क नो गेन. दिस इज व्हाट आई बिलीव. ठीक है. अब हर इंसान का अपना अपना पर्सनालिटी ट्रेट होता है. नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी इज एक्चुअली द सेम. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी रिस्क अवॉइड करना होता है. हमें ये देखना पड़ता है कहां पर रिस्क टेकिंग जो है वो बेनिफिशियल है और कहां पर रिस्क टेकिंग जो है वो फजूल है. हम हर काम में रिस्क टेकिंग लेना अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ इट विल डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स कि कहां पर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेना चाहती है. कि कहीं पे स्पेसिफिक कोई डिमांड आ गई है, कोई जॉब असाइन मिल गया है तो वहां पर मैनेजर जो है वो रिस्क ले लेगा. लेकिन अगर कहीं पे मैनेजर खुद श्योर नहीं होगा तो वो अवॉइड करेगा रिस्क लेने से और वो मैनेजमेंट को भी बोलेगा कि नहीं हमें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए. दिस सीम्स टू बी लाइक लिटिल मोर रिस्की स्पेसिफिकली इन द करंट सिचुएशन. एंड अगर आप लॉजिकल हो तो मैनेजमेंट आपकी डिसीजन को मान लेगी. ठीक है. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्रॉस कल्चरल स्टडीज एंड बिग 5 मॉडल के अंदर क्या चीजें थी. डिफरेंस इन फाउंड इन द डायमेंशन. नो कॉमन पर्सनालिटी टाइप फॉर अ गिवन कंट्री. हम ये नहीं कह सकते कि कंट्री वाइज जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो शिफ्ट करेगा. देयर आर एक्सट्रोवर्ट पीपल इन पाकिस्तान, देयर आर एक्सट्रोवर्ट पीपल इन अमेरिका, देयर आर एक्सट्रोवर्ट पीपल इन एवरी कंट्री एंड एवरी प्लेस एंड एवरी स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. तो यहाँ पर कंट्री वाइज पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही हैं. ठीक है. नो कॉमन पर्सनालिटी टाइप फॉर अ गिवन कंट्री. ऐसी कोई लॉजिक नहीं है. ग्लोबल मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी ट्रेट डिफरेंसेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ईच कल्चर. हाँ, कल्चर डज प्लेज a vital role on to the personality development of an individual. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एशियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है. बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एशियन फैमिली ओरिएंटेड हो. ये हम स्टीरियोटाइपिंग कह लो. स्टीरियोटाइपिंग एक वर्ड होता है.
स्टीरियोटाइपिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक कम्युनिटी के एक इंसान को देखते हैं, उसके ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला एशियंस आर फैमिली ओरिएंटेड, हो सकता है 2 एशियन मुझे मिले हो जो फैमिली ओरिएंटेड हो, कोई जरूरी नहीं है ये बात कि तमाम तर एशियंस विल बी फैमिली ओरिएंटेड एंड जो वेस्ट कल्चर के लोग हैं दे आर नॉट फैमिली ओरिएंटेड. I might be wrong. There might be some Western people who are actually very much caring and very much, you know, respectful towards their families, more than us even at times. So I might be wrong. तो आपको ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी होती है. हाँ, लेकिन मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के कल्चरल बिलीव मालूम करना, कुछ लोगों के ओकेजन्स पता करना, तो मैनेजर को जो है वो इन सारी चीजों का ख्याल करना चाहिए और पता होना चाहिए, उसके नॉलेज में होना चाहिए, ताकि वो उसको आसानी हो टीम को, इंडिविजुअल्स को मैनेज करने में. ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंस आएगा तो टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा. सही है. फिर हम बात करते हैं इमोशंस. इमोशंस आर एक्चुअली फीलिंग्स. फीलिंग्स क्या होती हैं भाई? रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपकी कोई फीलिंग, किसी एक इंडिविजुअल के लिए आपकी कोई फीलिंग. कुछ यूनिवर्सल इमोशंस हैं जिनके बारे में हम कह रहे होते हैं, एंगर, गुस्सा, ये यूनिवर्सल जो है वो इमोशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिक लोकेशन. गुस्सा आना नेचुरल है, आ जाता है. कोई भी बात आपकी मर्जी के खिलाफ होती है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी के खिलाफ होती है, वी डू गेट एग्रेसिव, दैट्स ओके. फियर, डर. हर इंसान का डर डिफरेंट चीज़ों से होता है. कुछ लोगों को फोबिया होता है जिसको के हम कहते हैं हाइट फोबिया हो गया, वाटर फोबिया हो गया. तो फियर फ्रॉम हाइट, फियर फ्रॉम वाटर हो सकता है. ठीक है, कुछ लोगों को फियर होता है एनिमल्स से. फिर सैडनेस इज ऑल्सो अ फीलिंग. उदासी, खुशी भी एक फीलिंग है. डिस्गस्टिंग, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर आपको शर्मिंदगी है. ठीक है. देन सरप्राइज, आपको कोई आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के आपको कोई चीज़ सरप्राइज, लाइक इट कुड बी अ गुड एंड बैड सरप्राइज एज वेल. सो सरप्राइजेज में भी देर आर देन अगेन फीलिंग्स एसोसिएटेड कि किस हिसाब से किस चीज़ का सरप्राइज मिला है. ठीक है. इमोशनल इंटेलिजेंस. कल भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, और मैंने ये उसका जवाब दिया था कि इमोशनल फीलिंग होती है, इंटेलिजेंस दिमाग. बेसिकली हर इंडिविजुअल को अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए. किस सिचुएशन में आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में आपको दिल का इस्तेमाल करना है. फिर आप जहां पर दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, most of the time I listen to my heart. Reason being, I know my heart is going to convince my brain somehow. मेरा हार्ट जो है ना वो कोई रीजन निकाल के ना मेरे ब्रेन को कन्विंस कर लेगा. सो आई एम अ पर्सन हु लिसन्स टू माई हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. बट कभी कभी जिंदगी में ऐसे डिसीजन जरूर लिए हैं जहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया, और वो दिमाग का डिसीजन जो है ना वो मेरा 100% लॉजिकल होता है, और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, और उसके ऊपर मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ. हाँ, दिल से किए गए फैसलों पे रिग्रेट हो जाता है, एंड दिस इज अ ह्यूमन साइकी. ये एक साइकी है पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से. ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप अपने बारे में कितना जानते हैं, एंड हाउ यू फील अबाउट योर ओन सेल्फ. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है जब आपको अपने बारे में पता होगा, ओनली देन आप अपने आप को मैनेज कर सकेंगे. ठीक है. जब यू विल बी नोइंग अबाउट योर ओन सेल्फ, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनेज योर सेल्फ. किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आया है? कोई क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? चलो जी. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है जब आप अपने बारे में राय रखेंगे, जब आपको अपने बारे में मालूम होगा, तभी आप अपने आप को मैनेज कर सकेंगे, अपने इमोशंस को, अपने इंपल्सेस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकेंगे. सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब है जितने भी फेलियर्स आप फेस कर लें, आप जितने भी सेटबैक्स फेस कर लें, फिर भी यू स्टे मोटिवेटेड. तो आपकी मोटिवेशन कहीं से, ड्राइविंग फोर्स बाहर से आपको मोटिवेशन के इंजेक्शन नहीं लगते हैं. इट कम्स विद इन योर ओन सेल्फ. इट कम्स विद इन फ्रॉम योर ओन सेल्फ. ठीक है. ऑल राइट, किस चीज पे लिख रहे हो जैन? ऑल राइट किस चीज पे लिख रहे हैं बेटा? कोई क्यूरी चल रही है यहाँ पे? एवरीथिंग इज ओके, फाइन, गुड. ओके, फिर हम बात करते हैं एम्पैथी. एम्पैथी इज, सिंपैथी का वर्ड सुना होगा, अफसोस करना. अफसोस करने से काम नहीं होता. देन इफ यू आर फीलिंग सैड अबाउट समथिंग, व्हाट यू आर डूइंग इन ऑर्डर टू हेल्प द सिचुएशन. तो एम्पैथी इज हाउ यू हेल्प द सिचुएशन, हाउ यू like may bring a difference in the situation. Social skills,
लोगों को किस तरह से हैंडल करते हैं, उनके इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल करते हैं, उनके इमोशंस को कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज सोशल स्किल्स, हाउ वेल यू गेट अलोंग विद डिफरेंट पीपल, ठीक है। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को इस स्लाइड पे कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पे कोई स्लाइड, इस स्लाइड पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। इसको एक एक वर्ड को देख लो, कोई सवाल आ रहा है किसी भी स्टूडेंट के जहन में तो पूछ लो, क्योंकि ये सारे नए वर्ड्स होंगे तुम लोगों के लिए, यू मस्ट नॉट हैव हर्ड देम बिफोर इवन। तो इनको एक दफा देख लो, और कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। चैट स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखोगे तो मेरे सामने पॉपअप करेगी विंडो, एंड देन आई विल ओपन द विंडो। किसी को कोई सवाल नहीं है तो मेरे ख्याल से सबको सब समझ में आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉय को जब हम जॉब पे रखने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं तो वी एक्चुअली लुक व्हाट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द जॉब, जॉब की क्या ड्यूटीज हैं और कौन से स्किल्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स में लगेंगे उस जॉब को करने के लिए। इन सारी चीज़ों को गौर करते हुए इंडिविजुअल को हम इंटरव्यू करते हैं, पहले उसको टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके सीवी को फिल्टर करते हैं अकॉर्डिंगली, फिर उसको टेस्ट में बुलाया, टेस्ट उसने पास किया, उसका स्कोर हम देखते हैं, स्कोरिंग देखने के बाद फाइनली हम उसको इंटरव्यू पर बुलाते हैं। 3 से 4 कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू पे बुलाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन चारों इंडिविजुअल में से बेस्ट पर्सन टू फिट दैट पोजीशन कौन है, जिसको हम कह रहे होते हैं टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस एक्चुअली हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज बिहेवियर, कि किस एम्प्लॉय से क्या बिहेवियर की तवक्कुआत थी हमें, और हमें ये पता चल जाता है कि हाउ whether this employee will be able to work with the other team members in the organization, being the team member, will he or she be able to accept and get accepted in the team well or not, getting along with the people, ठीक है ना। तो ये भी होता है कि बंदा जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज, ये फैक्टर्स भी हमें देखने होते हैं। फिर हम देखते हैं पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी के अंदर, हॉलैंड के अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लाइकलीहुड ऑफ द टर्नओवर डिपेंड्स ऑन कंपैटिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पर्सनालिटी एंड ऑक्यूपेशन। हर एम्प्लॉय की पर्सनालिटी होती है और उसे अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ऑक्यूपेशन पिक करना चाहिए। मैं इसमें एक आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एंड दैट वाज कि मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में MS मास्टर्स इन कंप्यूटर्स के अंदर टेस्ट क्लियर करके एडमिशन ले लिया था, और मैं पे ऑर्डर बना करके अपनी फ़ी डिपॉजिट करने के लिए गई थी। एंड आई मेट माई ओन टीचर देयर, सर अतहर अली हाशमी। He himself was an engineer and MS from NED University, ठीक है, and one of the very nice person I know, one of my best teacher I ever had, and he is in Canada at this point of time. अब वो Canada move हो गए हैं। He's there on my Facebook. I keep on updations उनके मैं रख रही होती हूँ। And he met me and he was like, Sara, I know you as a student for last so many years. And what you're doing, तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है you should go and do MBA rather than going for MS in computer sciences. क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी वो नहीं कि तुम बैठ के कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग कर लोगी घंटों घंटों। आई नो यू लव टॉकिंग टू पीपल, तो तुम मैनेजरियल साइड पे मूव हो जाओ, गो फॉर एन MBA। सो देखें यहाँ पर he was my teacher and that made that few minutes of his made you know a difference in my career selection, career path। और मैंने उनके कहने पे वो मैंने फिर जाकर के कहा कि मैं तो ये बनवा के ले आई, तो कहेंगे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्टैंप लगवा देता हूँ, तुम्हारा पे ऑर्डर जो है वो वापस हो जाएगा। मैंने कहा ओके, उन्होंने मुझे खड़े खड़े स्टैंप लगवा के दी, मैं वापस गई और मैंने फिर हमदर्द से ही MBA कर लिया, क्योंकि सबके टेस्ट हो चुके थे, मैंने कहीं और का फॉर्म भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, मैंने हमदर्द में जाके एनरोल कर लिया क्योंकि वहीं की स्टूडेंट थी। अब द थिंग इज लाइक, सी हाउ पर्सनैलिटी हैज टू रिलेट विद द ऑक्यूपेशन। कुछ लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, देखो हर डॉक्टर अच्छा नहीं होता है, बट कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उस ऑक्यूपेशन को सूट कर रही होती है। So personality match with the occupation is something really very important.
की पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी क्या थे? देयर आर डिफरेंसेस इन पर्सनालिटीज, एवरीबडी इज नॉट सेम, एवरी पर्सन फ्रॉम द सेम जेंडर इज नॉट द सेम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, और जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं. तो बेसिकली बेस्ट फिट क्या होता है कि इसकी पर्सनालिटी ट्रेट शुड मैच विद द जॉब रिक्वायरमेंट. कुछ लोग होते हैं वो फ्रंट लाइन पोजीशंस के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होते हैं, बड़ा अखड़ू सा उनका एटीट्यूड होता है, बड़े रूड होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कस्टमर हैंडलिंग के अंदर नहीं लगा सकते. ऐसे लोग जो पीछे अकाउंटेंसी में, एचआर में, एडमिन डिपार्टमेंट में अच्छे चल जाएंगे, बट ये कस्टमर हैंडलिंग के ऊपर हम इनको उन पोजीशंस के ऊपर हायर नहीं कर सकते. सो सी, पर्सनैलिटी विद द ऑक्यूपेशन मैच बेस्ट फिट फाइंड करना बहुत जरूरी होता है. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर आर रिलेटेड टू द मैच बिटवीन पर्सनैलिटी एंड जॉब ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर एक बंदा अपनी जॉब पे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको जॉब मिल गई तो नथिंग लाइक इट वाली बात हो जाती है, तो वो बंदा कभी भी अपनी जॉब छोड़ने का सोचता नहीं है. ठीक है, I'm not going into detail of this theory क्योंकि ये एक something extra है, it's not there in the curriculum mentioned by ICMA, but still इन factors को समझ लो. perception क्या चीज है? perception is a thinking process. हर individual meaning देता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, इंटरप्रेट करता है, अपने सेंसरी सेंसेस को यूज करते हुए वो कुछ चीजों को सिलेक्ट करता है और फिर उनको ऑर्डर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और आखिर में उनको वो इंटरप्रेट कर देता है, उनको वो मीनिंग दे देता है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज परसेप्शन. इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस. फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके परसेप्शन, आपके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस मींस उसको मॉडिफाई करते हैं. सबसे पहले आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, आपकी क्या जो है तवक्कुआत हैं, आपकी क्या शौक हैं, इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है. द टारगेट्स कैरेक्टरिस्टिक, टारगेट जिस चीज के बारे में आप अपनी राय दे रहे हैं, कितनी सिमिलैरिटी है आपके इंटरेस्ट में, आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में, और उस टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज हैं या कितना कॉन्ट्रास्ट है. द सिचुएशन, अब कभी कभी एक ही सिचुएशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट प्लेज अ रोल. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम, प्लेस, लोकेशन, ड्रॉ अटेंशन और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टारगेट. लाइक उस वक्त आप किस मूड में थे, किस सिचुएशन में थे, क्या दूसरे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स थे जो आपने जहन में रखने थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेप्शन चैलेंजेस. व्हाट डू यू सी इन द पेपर? आई सी फर्स्ट पिक्चर के अंदर अ वुमन, और सेकंड पिक्चर्स के अंदर सम dispersed pieces of a puzzle. ठीक है, यहां पर देखें कि आपके पास ऑप्शन है, इट्स एन ओल्ड वुमन और अ यंग वुमन. ऑफ कोर्स अ यंग वुमन, रीजन आई कैन सी द ब्लैक हेयर. इज इट क्लियर? सो हर इंसान का इसको, इन चीजों को देखने के बारे में अपना नजरिया होगा. ठीक है, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन. हाउ वी परसीव पीपल, हम दूसरे लोगों को कैसे उनके बारे में राय कायम करते हैं. हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी हैव एन इमेजिनेशन और थिंकिंग अबाउट देम. तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल्स को कैसे परसीव करते हो. फॉर एग्जाम्पल, उनके बिहेवियर को आप नोट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट कर रहे होते हो. Internally caused behavior under the individual's control, externally caused behavior due to outside factors. ठीक है, आपके दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स आर ऑल इंडिविजुअल्स कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑलवेज अनकंट्रोलेबल, एंड आउटसाइड फैक्टर्स. ठीक है, डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ बिहेवियर. डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कितना फर्क है बिहेवियर के अंदर, कितना डिफरेंस है. कंसेंसस, कितने लोग जहमत हैं एक आइडिया पे, एक चीज पे कितने लोग जो हैं वो जहमत है. कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी ऑफ द सेम बिहेवियर, कितना कंसिस्टेंट बिहेवियर है. हर वक्त ही गुस्से में होता है तो फिर वही गुस्सेवर इंसान है. ठीक है, अब यहां पर देखें कि इंडिविजुअल का बिहेवियर है, उसके ये तीन फैक्टर्स हो गए, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, कितनी सिमिलैरिटीज है, कंसेंससनेस है, और कितना कंसिस्टेंट एक जैसा रेगुलर बिहेवियर है. ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द थ्योरी. Are my all students there?
ठीक है, कोर्स ये चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग है, बोरिंग तो चलो थ्योरी ज्यादा चल रही है, लंबा खिंच रहा है, बट आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? कोई सवाल किसी स्टूडेंट के एंड से नहीं आ रहा है, सो आई जस्ट वांटेड टू ask you if there is any question any one of you is having. Okay, that's good. Ma'am, I think 45 slides are enough. नदीम साहिल, बेटा मैंने आपसे ये तो पूछा नहीं कि आप मुझे ये बता दो कितनी स्लाइड एनफ है और कितनी नहीं. स्टिक टू द पॉइंट. आई एम आस्किंग यू जस्ट वन क्वेश्चन कि आपको क्लियर है? या इट्स इजी. ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में. ठीक है, आगे हम बात करते हैं. एट्रीब्यूशन थ्योरी, एरर्स भी होते हैं हमारे सोचने में, हमारे परसेप्शन के अंदर, गलत थिंकिंग के अंदर. तो ये फैक्टर्स में क्या हो रहा होता है? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड टू ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर. हम समझ रहे होते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल फैक्टर्स फेल हो जाते हैं और हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो ये एक एरर आ जाता है. ठीक है, सेल्फ सर्विंग बेस. The tendency of individual to attribute their successes to the internal factors while blaming personal failures onto the external. अब हम क्या कर रहे हैं? अगर हम जीत गए तो हम कैपेबल थे, और अगर हम हार गए उसमें नसीब था. ऐसा कुछ नहीं होता है. जीत में भी नसीब का और लक का उतना ही अहम रोल होता है जितना हार में होता है. ठीक है, हम पास हो गए पेपर के अंदर तो हमने बड़ी मेहनत की थी. हम फेल हो गए, लक हो गई भाई, फेल हो गए, क्या करें? इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, वी ऑल डू दिस, राइट? ये सब हम अपने ऊपर लगा रहे होते हैं. अपने ऊपर लगाओ, बिल्कुल ये सब बिल्कुल सही साबित होगा. ठीक है, अच्छा. शॉर्टकट्स जब हम चीजों को जज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं. एज्यूम्ड सिमिलैरिटी, हम एजम्पशन, अब श्योरिटी पे नहीं जा रहे हैं, एजम्पशन पे जा रहे हैं. कितनी चीजें एज्यूमिंग दैट अदर्स आर मोर लाइक अस देन दे एक्चुअली आर. अब हम अगले बंदे को देखेंगे और हमने एज्यूम कर लिया कि वो हमारी तरह है. कोई जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह हो. स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग इज आल्सो एन एजम्पशन. आपने एक बंदे को उसके एक ग्रुप में से निकाला, उसके ऊपर वो एक एट्रीब्यूट देखा और आपने तमाम तर कम्युनिटी के ऊपर वो एट्रीब्यूट लगा दिया. इसकी एग्जांपल देती हूँ. क्या सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं? अगर एक मुसलमान टेररिस्ट हो गया तो ये कोई जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हो. ठीक है, अगर एक फीमेल जो है वो इमोशनल हो गई तो कोई जरूरी नहीं तमाम तरफ फीमेल्स ही इमोशनल हो. मेल्स भी कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं. एक ब्लैक जो है वो गुड एथलीट हो गया तो ये कोई जरूरी नहीं तमाम तरफ ब्लैक जो है वो गुड एथलीट्स हो या गुड एट स्पोर्ट्स हो. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेयर यू डू स्टीरियोटाइपिंग. हम कौमियत के हिसाब से जो है वो स्टीरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं. मैं बिहारी हूं, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ. अक्सर सुनने में आया है बिहारी तेज होते हैं. कोई जरूरी नहीं भाई, अगर एक बिहारी आपको तेज मिल गया तो सारे बिहारी तेज हो. ठीक है, इसी तरह हम मेमन कम्युनिटी पे लगा रहे होते हैं. वेरी सॉरी टू से, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बात कर रही हूँ. मेमन कम्युनिटी के बारे में हम कहते हैं कंजूस है, पैसा पैसा करता है. अरे हो सकता है एक मेमन कंजूस मिला हो, कोई जरूरी नहीं तमाम तर कम्युनिटी जो है वो आप उनको कंजूस का टाइटल लगा दिया आपने. इट्स नॉट नेसेसरी कि पठान अखरोट है. ये सारे हम देखिए हम कर रहे होते हैं ये अपनी सराउंडिंग के अंदर, कि हम जज कर लेते हैं, हम एजम्पशन के ऊपर जो है ना वो डिसीजन ले लेते हैं. एक बंदे को देख लिया हमने उस कम्युनिटी के और हमने तमाम तर कम्युनिटी को वो एट्रीब्यूट जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक, वो ट्रेट दे दिया, हमने टाइटल दे दिया. हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी की एक अच्छी परफॉर्मेंस या एक बुरी परफॉर्मेंस पे उसके तमाम तर दूसरे कामों को हम इवेल्युएट नहीं करेंगे. इसकी एग्जांपल देती हूं. एक बंदे ने साल भर कोई काम नहीं किया, लेकिन अप्रेजल से पहले उसने एक परफॉर्मेंस अच्छी कर दी. अब उसकी एक परफॉर्मेंस पे साल भर की नाअहली को इग्नोर करना बेवकूफी है. ठीक है, फॉर्मिंग अ जनरल इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन. एक दिन वो टाइम पे आया, पूरे साल वो टाइम पे नहीं आया था, तो दैट पर्सन विल नॉट बिकम पंक्चुअल.
ठीक है, क्लियर है? इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स। अब मैनेजर्स के लिए बहुत सी चीजें जो हैं वो अप्लाई करना जरूरी होती हैं। एम्प्लॉयज रिएक्ट टू परसेप्शंस, जाहिर सी बात है, हर एम्प्लॉय की अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है और वो अपने थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से ही, अपने परसेप्शन के हिसाब से ही रिएक्ट कर रहा होता है। पे क्लोज अटेंशन टू हाउ एम्प्लॉय परसीव देयर जॉब्स एंड मैनेजमेंट एक्शन। तो ये हर मैनेजर को करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि छोटी छोटी चीज में अटेंटिव होके देखे कि इस एम्प्लॉय का अपनी जॉब को लेके क्या ख्याल है और मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज को या एक्शंस के ऊपर इसका क्या रद्द अमल या क्या रिएक्शन था। तो छोटी छोटी चीजों को आप अटेंटिव होकर के मॉनिटर करें। लर्निंग एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अब बैड एक्सपीरियंस होता है, फेलियर भी आपका है, सक्सेस भी आपका है। फेलियर से वी हैव अ बेटर लर्निंग देन बीइंग सक्सेसफुल। ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज लर्नड। हम सारे मुश्किल काम जो है वो लर्न करते हैं और मिस्टेक्स करके ही हम लर्न करते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कि कभी स्टॉप नहीं होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग्स कैन बी यूज टू शेप बिहेवियर। और आप अपने लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से आगे उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। दैट इज हाउ यू शेप योर बिहेवियर। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग आप अपनी सराउंडिंग से लर्न करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से आपकी लर्निंग बिहेवियर चेंज होते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर थ्योरी ऑफ बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड इज लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। ऑपरेंट बिहेवियर की एग्जाम्पल आपको ये आगे दे रहे हैं। वॉलंटरीली लर्नड बिहेवियर, बिहेवियर्स आर लर्नड बाय मेकिंग रिवॉर्ड्स कॉन्टेंजेंट टू द बिहेवियर। अगर मैंने आपके लिए टारगेट सेट किया कि अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया है तो आपको मैं ये रिवॉर्ड दूंगी, ठीक है? सो दिस विल शेप योर बिहेवियर। और जिस बिहेवियर के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो बिहेवियर आप दोबारा दोबारा करेंगे। जिस बिहेवियर पे आपको पनिशमेंट मिल रही है या आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है वो बिहेवियर आप रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज अ लर्निंग। यहां तक तमाम तरह स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ और सबको सब समझ में आ रहा है? कैन आई गेट द फीडबैक हियर? सबको सब समझ आ रहा है? गुड। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग आप अपने एनवायरनमेंट से, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? अटेंशनल यानी अट्रैक्टिवनेस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द मॉडल। रिटेन करने का मतलब क्या होता है? यू रिमेंबर, यू रिकॉल समथिंग। आपने रिटेन किया, उसको रिकॉल करते हैं। आप रिमेंबर करेंगे तो रिकॉल करेंगे, ठीक है? मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द मॉडल्स एक्शन, यानी कोई भी मॉडल है, कोई भी वजह से आप अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट करने के बाद आपने उसको रिटेन किया, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का मतलब होता है आपने उसको रिकॉल करने की सलाहियत रखी और फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करके नरेट किया आगे कहीं और, इंप्लीमेंट किया। रीइंफोर्समेंट, द रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द लर्निंग, द मॉडल बिहेवियर। मॉडल बिहेवियर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है? तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी दो तरीके से इंपोज होती है, एक रिवॉर्ड की चाहत में, दूसरा पनिशमेंट के डर से। ये आगे देख लें। शेपिंग बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्डिंग बिहेवियर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूविंग द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिजायर्ड एक्सिबिटेड थ्रू पनिशमेंट। अभी मैंने आपको यही बोला था ना कि पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर दो चीजें होती है, रिवॉर्ड की लालच में या पनिशमेंट के डर से। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? सबको क्लियर है यहां तक? बच्चों जवाब दे दो। तुम लोग सो गए हो?
नेगेटिव समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं तुम्हें किसी बात पे पनिश करूंगी, तुम वो काम दोबारा करोगे? उजैर, किसी चीज पे, किसी सवाल पे मैं तुम्हें क्रिटिसाइज करूं, तुम्हें पनिश करूं, तुम वो काम दोबारा करोगे? हम नहीं करते हैं, ठीक है? दैट इज व्हाट इज नेगेटिव। क्लियर है? किसी चीज पे मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी तो वो काम तुम दोबारा करोगे, शौक से करोगे, ठीक है? एंड दिस इज हाउ वी बिहेव, दैट इज हाउ रीइंफोर्समेंट प्रोसेस वर्क्स, ठीक है? देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव के साथ पनिशमेंट आ रहा है और पॉजिटिव के साथ रिवॉर्डिंग आ रहा है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं किसी चीज की लालच को क्रिएट करने में। अम्मी अबू बचपन से कहते थे अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें साइकिल दिला देंगे, तुम्हें कोई चीज, उनको पता था तुम्हें किस चीज की जरूरत है, किस चीज में तुम्हारी आंख है, तो तुम्हें वही रिवॉर्ड देते थे। किसी चीज में तुम्हें डांट पड़ती थी, तुम फेल हो गए, तुम्हें चपेटे पड़ गई, तो अगली दफा तुम मेहनत करके फेल ना होने की कोशिश करते थे, ठीक है? implications for manager। अब मैनेजर को क्या करना चाहिए? इफ मैनेजर्स वांट बिहेवियर ए बट रिवॉर्ड बिहेवियर बी, एम्प्लॉयज विल एंगेज इन बिहेवियर बी। अब मैनेजर कह रहा है कि मुझे बिहेवियर ए चाहिए, लोगों को ए की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो रिवॉर्ड दे रहा है अगेंस्ट बिहेवियर बी, तो लोग कौन सा बिहेवियर ऑप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स बिहेवियर बी, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसने रिवॉर्ड रखा हुआ है बेवकूफ ने। अगर वो ए बिहेवियर चाह रहा है तो उसको चाहिए वो रिवॉर्ड ए बिहेवियर पे लगाए, ठीक है? Employee will look to managers as models. Good managers behavior will promote good employee behavior. अब मैनेजर जो है वो एक रोल मॉडल बनता है। अगर मैनेजर का बिहेवियर अच्छा है तो लोगों का बिहेवियर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर मैनेजर पंक्चुअल है, लोग ऑटोमेटिकली पंक्चुअल हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक सारे स्टूडेंट्स को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। Contemporary issues in organization behavior, managing generalization difference in the workplace. General Y individual born in 1978 bring a new attitude to the workplace that reflect wide array of experience and opportunity, want to work and don't want। अब ये एक थ्योरी है मैकजॉर्जर्स की थ्योरी, ठीक है? मैं इस एक्स एंड वाई फैक्टर को यहां पर, जो तुम्हें ये सब कुछ भूल जाओ कि स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेपर पेन निकाल लो। मैकजॉर्जर की थ्योरी का नाम लिखो। मैं तुम्हें स्पेलिंग डिक्टेट कर रही हूं, सबसे पहले मुझे कंफर्म करो तुम लोगों ने पेपर और पेन निकाल लिया है? MC लिखो, MC मैक, MC GREGOR। मैं रिपीट कर रही हूं, MCGREGOR, मैकजॉर्जर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। हेडिंग डाल ली। अब यहां पे मैं थोड़ा फनी करके बताने वाली हूं, ठीक है? मैं फनी करके बताने वाली हूं और इस फनी करके सुनो तुम लोग। एक्स थ्योरी मतलब एक क्रॉस बना के एक्स थ्योरी हो जाती है। इस एक्स को मैं रिलेट करती हूं ई एक्स वाले एक्स से। ई एक्स वाला एक्स क्या होता है? आपका पास्ट, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। अब वो एक्स क्यों होता है? वाई दैट पर्सन बिकम्स एन एक्स, सवाल आता है। वो ई एक्स एक्स इसलिए होता है क्योंकि उसकी नीयत में ही फुतूर होता है और वो काम करना चाहता ही नहीं है, इसीलिए वो एक्स होता है। राइट और रॉन्ग? डू यू अग्री विथ मी और नॉट? बच्चों मौजूद हैं आप लोग? अभी आप लोगों के बड़े मजे की बात आपको बताई जा रही है, इसको जरा गौर से सुने। इसको मैकजॉर्जर एक्स एंड वाई थ्योरी कहते हैं, ठीक है? सही है, समझ में आ गया? तो वो जो एक्स होता है उसकी नीयत में फुतूर होता है, वो काम करना चाहता ही नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, वो अपना टाइम भी जाया करता है, आपका भी टाइम जाया करता है, बिकॉज दैट एक्स डज नॉट वांट्स टू वर्क।
उस एक्स के साथ तुम लिख देना एक्स टाइप ऑफ पीपल आर दोस टाइप ऑफ पीपल हु डू नॉट वांट टू वर्क। तो वो एक्स एक्स वाई वाला एक्स और ये ई एक्स वाला एक्स, वो एक्स हो जाता है, वो पास्ट हो गया। अब आ गया आपकी लाइफ में प्रेजेंट पर्सन, दैट इज वाई। वाई आर द पीपल हु वांट टू वर्क एंड दे वर्क, they grow, they accept challenges and they are successful। अब इनके चैलेंजिंग एटीट्यूड को देख के, इनकी ग्रोथ को देख के, इनको आपके साथ देख के वो एक्स जेलस होगा? होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। और वो एक्स फिर ये लेसन हासिल करता है वाई से कि अगली दफा सेकंड अटेम्प्ट में वो अपनी नीयत साफ रखता है और वो वाई को देख के मोटिवेटेड हो जाता है और वो भी काम करना शुरू कर देता है कि मुझे भी ग्रोथ चाहिए है। वो रियलाइज करता है कि उसने गलती की और वो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता है। अरे फवाद, एक्स तो समझ में आ गया ना, वाई पे आ जाओ। ठीक है, एक्स की कहानी खत्म हो गई, उसको काम करना नहीं था इसलिए वो एक्स हो गया। दोज आर द पीपल हु डोंट वांट टू वर्क, तो वो एक्स बन जाते हैं। तो आपकी लाइफ में अब एक नया बंदा आ गया वाई। वाई आर द पीपल हु वांट टू वर्क। अब जब ये वांट टू वर्क होते हैं, देखो स्लाइड पे लिखा हुआ है वांट टू वर्क, तो ये लोग चैलेंजेस है। भाई आपके साथ जिंदगी गुजारना आसान थोड़ी है, चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग जॉब है तो जाहिर सी तरक्की भी होगी, पहले मंगनी होगी, फिर आगे यानी ग्रोथ हो रही है। जवाब समझ आ रहा है? ये जिंदगी भर याद रह जाएगी तुम्हें एक्स और वाई की थ्योरी। अब वाई के पास जो आज है यानी कि आप, अब एक्स उसको देख के जेलस होगा, कुढ़ेगा? जवाब सॉरी फवाद बताओ मुझे, फवाद बेटा जवाब दो। Why are the people who want to work? They love, they like to work, they accept challenges and they work and they grow। तो X जो है वो Y को देख के जेलस होगा? होगा ना? मानते हो कि नहीं? सब लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से। और वो Y को तरक्की करता हुआ देख के ये सोचता है कि यार काश मैंने भी ये गलती नहीं की होती, अब ये गलती नहीं करूंगा। तो वो भी अपने काम से मोहब्बत करना शुरू हो जाता है और वाई के देखा दाखी वो भी ग्रो करना शुरू हो जाता है और वो भी काम करना, परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। तो ये होती है मैकजॉर्जर की एक्स एंड वाई थ्योरी। क्या ये थ्योरी तमाम तरह स्टूडेंट्स को क्लियर है? X are the people who don't want to work and they don't work, they avoid work, they kill time, LBD and look busy, do nothing। Y are the people who want to work and they work, they grow, they accept challenges और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब X Y को देखता है कहता है हाय काश मैंने भी ये गलती ना की होती तो मेरे पास भी आज ये होता। तो उस काश काश की चाहत में X starts to work, they also get motivated and they also start to work like Y, and this is what is known as McGeorge's motivation theory, X and Y factor। Is the example clear to every student here? अब ये तुम्हें ये थ्योरी हमेशा कुछ याद रहे ना रहे, ये एक्स और वाई वाली कहानी जरूर याद रहेगी, क्योंकि मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया था और मुझे आज तक ये एग्जाम्पल याद है। ठीक है बच्चों, जवाब दो, ये एक्स और वाई की कहानी और थ्योरी क्लियर है? Nobody is replying। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्लाइड पे क्या है। वाई वर्कर छोड़ दो, ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा अब आ जाते हैं, ठीक है, ये देखो ये वाली स्लाइड के अंदर भी वही चीजें बताई हुई है कि क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस कैसे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जनरल वाई की थ्योरी मैकजॉर्जर्स एक्स एंड वाई थ्योरी के साथ समझा दी है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम, मैनेजिंग नेगेटिव बिहेवियर इन वर्कप्लेस। अब बहुत से इंडिविजुअल्स होते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इश्यूज आते हैं और सबसे पहला बिहेवियर का इश्यू होता है। लोगों के अंदर टॉलरेंस नहीं होता। ठीक है, टॉलरेंस नहीं होता और
वो कहते हैं हम क्यों बर्दाश्त करें, मुझे ये चीज अनएक्सेप्टेबल है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर। और बेसिकली मैनेजर को करना ये चाहिए, मैनेजर को पहले तो ये कि पेशेंस लेवल बिटवीन द एम्प्लॉइज डेवलप करना चाहिए कि देखो कभी कभी हर इंसान इंसान है ना, प्रेशर कुकर के अंदर, स्ट्रेस के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर निकलेगा, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ द स्ट्रेस सो दैट यू कैन कोप अप विद द स्ट्रेस। ठीक है, अब आपको फौरन रिएक्ट करने की, रिस्पॉन्सिव होने की नेगेटिव बिहेवियर को जरूरत अगर है भी तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले पोटेंशियल एम्प्लॉइज को स्क्रीन करो, फिर रिस्पॉन्ड करो इमीडिएटली कि ये बिहेवियर अगर किसी एम्प्लॉय ने गलत तरीके से बिहेव कर दिया है तो देखें आपके एक एम्प्लॉय ने आज गलत बिहेव किया है ना, अब अगर आपने अभी फौरन एक्शन नहीं लिया तो तमाम तर एम्प्लॉइज नेगेटिव तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे। तो आपने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है और डिसीजन लेना होता है और अनाउंस करना होता है, उसको पीनलाइज करके, उसको सस्पेंड करके कि ये जो आपका मिसकंडक्ट का बिहेवियर है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आप मॉनिटर करें उसके साथ के 4-5 लोग उस टीम के अंदर जितने मेंबर्स हैं कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज थिंग। यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी कर लो, कोई क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, तो प्लीज बेटा आप लोग सवाल कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है? सब लोग अपनी जान छुड़ा के भागने के चक्कर में, मलिक, मोहम्मद अनस, जैन, फवाद, इर्जामीर, 2 लड़कियां भी थी, रुको भी नाम बताती हूँ मैं, कहाँ है वो लड़कियां, अभी बताती हूँ, यहाँ है ना पार्टिसिपेंट्स। तैयबा, कोई सवाल? एक और लड़की भी आती है क्लास में, रुको, सलमा, कोई सवाल? सलमा, तैयबा, 2 लड़कियां हैं, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? स्लाइड नंबर 53 का सेकंड पॉइंट, अच्छा ठीक है बताती हूँ 53 का सेकंड पॉइंट, ठीक है रुक जाओ, 53 कहाँ है भाई, 53 का सेकंड पॉइंट, तुम कौन वाले सेकंड पॉइंट की बात करोगे, छोटा वाला बुलेट या बड़ा वाला बुलेट, कहाँ हो भाई, कौन सा भाई है? मोहम्मद नईम, जरा प्लीज बताओ कौन से स्लाइड, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो सेकंड पॉइंट में, बिग बुलेट और द स्मॉल बुलेट? बिग बुलेट, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, बोथ प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन टू नेगेटिव बिहेवियर आर नीडेड। आपने अगर एक एम्प्लॉय ने नेगेटिवली बिहेव किया है, उसको अगर आपने इग्नोर कर दिया ना, तब तो कल तमाम तर लोग नेगेटिव बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो आपने उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, एक एम्प्लॉय के गलत बिहेवियर के ऊपर फौरन के फौरन देन एंड देयर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। ठीक है, और आप उसको बताएंगे कि ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और उसके अगेंस्ट डिसीजन लेके उसे पीनलाइज करेंगे, उसे सस्पेंड करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे एम्प्लॉयज भी देखें कि हाँ भाई ये उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो दे विल ऑल्सो not do or get involved in any wrongdoings which is not acceptable by the organization or the manager. Clear है बेटा? कौन था ये? मोहम्मद नईम, क्लियर हो गया बेटा? ओके। Any ma'am, today's lecture was interesting. अच्छा जी, थैंक यू तैयबा, दैट्स गुड। एनी अदर क्वेश्चन? बेटा टॉपिक ऐसा था, ठीक है, टॉपिक अगर ऐसा होता है कि इसमें इंटरेस्टिंग हो तो वो फिर मजा आता है, वरना मैनेजमेंट इज एटलीस्ट वेरी बोरिंग इटसेल्फ। अब फिजिकल क्लासेस के अंदर इसको हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करके कर लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास में मजा आता है। ये वाला बैच जो भी मुझे फिजिकल क्लास का मिला थोड़ा सा बोरिंग है, इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक, आप लोगों का भी इनपुट होना चाहिए, तो बस यही होता है। फिर इंशाल्लाह चलें, कल मुलाकात होती है, कोई और सवाल अगर आता है तो करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज और पूछ रही बच्चों, तुम लोग वो क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो? जो मैंने एमसीक्यूज के लिंक तुम लोगों को दिए थे वो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं हाथ के हाथ, चैप्टर वाइज?
इज़ाम भी गायब हो गया, अजवर भी गायब हो गए, ये दोनों बच्चे गायब हो गए ऑनलाइन क्लासेस से। बहरहाल प्लीज आप लोग साथ के साथ एमसीक्यूज को करते रहें, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना। किसी बच्चे को और किसी स्टूडेंट को, सिर्फ लड़की को मैं एंटरटेन नहीं कर रही हूँ सवाल में, अगर किसी और स्टूडेंट को भी कोई सवाल है तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क मी। इज़ाम गायब है, कोई इज़ाम का फ्रेंड है तो उसको बोलो कि क्यों गायब है वो, और अजवर 2 सीआर थे हमारे, दोनों सीआर गायब हो गए। शायद आज फ्राइडे है तो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट स्टिल लेट्स सी कि कल वो आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, चलें बेटा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। ओके जी, अल्लाह हाफिज। छोड़ गया, क्यों छोड़ गया उजैर? कैंपस में ले रहा है, ओके चलो सही है। ओके बेटा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।